साल 1967 में पहली बार किसी ने भारतीय लोकतंत्र को ऐसा चकमा दिया कि बाकायदा उसके लिए आया राम गया राम का मुहावरा गढ़ दिया गया। और ये मुहावरा मौजूदा दौर में उस वक्त मानीखेज हो गया जब शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने भी अपनी पार्टी शिवसेना के खिलाफ जाते हुए बगावत कर दी। शिंदे आज की तारीख में दावा कर रहे हैं कि उनके साथ शिवसेना के उतने विधायक हैं जो उन्हें दल बदल कानून से बचाने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसे में हर किसी के जहन में आ रहा है कि आखिर ये दल बदल कानून है क्या और इस कानून का इतना खौफ क्यों है। महाराष्ट्र की सत्ता में मची तोड़फोड़ के बीच एक संख्या है 37 जिसका जिक्र बार बार आ रहा है। कहा जा रहा है कि शिंदे गुट में शिवसेना के 37 से ज्यादा विधायक हैं। इसलिए वो शिवसेना की कुल संख्या 55 के 1/3 से ज्यादा विधायकों का समर्थन प्राप्त किए हुए हैं और उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। वहीं शिवसेना का दावा है कि शिंदे गुट के पास महज 29 विधायक हैं। इस लिहाज से वे दल बदल कानून के तहत आते हैं और उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो, क्योंकि धन बल के प्रलोभन में और बाहुबल के दबाव में उन्होंने पार्टी से बगावत की है। दोनों पक्षों की ओर से किए जा रहे दावे के बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है और इस बात का फैसला कि बहुमत शिंदे गुट के पास में है या फिर ठाकरे गुट के पास में, सभी को विधानसभा के फ्लोर पर आना होगा और सदन में अपने अपने संख्या बल के साथ अपनी अपनी बातों की तस्दीक करानी होगी। इसके साथ ही ठाकरे गुट और शिंदे गुट अपने अपने विधायकों की परेड राज्यपाल के सामने भी करा सकते हैं, जिससे राज्यपाल दोनों पक्ष के दावों के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं। लेकिन यह दल बदल कानून है क्या और उद्धव ठाकरे गुट बार बार इस कानून का हवाला देते हुए शिंदे गुट को किस आधार पर खारिज कर रहा है, तो आइए समझते हैं दल बदल कानून क्यों लागू हुआ और इस कानून के मायने क्या हैं। सत्ता गठन के अनैतिक प्रयोग के तौर पर दल बदल को देखा जाता है। इसकी शुरुआत साल 1947 में उस वक्त शुरू हो गई थी जब संयुक्त प्रांत यानी कि आज के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को मिला दें तो उसके तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने शुरू की। पंत ने मुस्लिम लीग के कुछ सदस्यों को कांग्रेस में शामिल करने के लिए प्रलोभन दिया और लीग के विधायक हाफिज मोहम्मद इब्राहिम पहले दल बदलू बने और मुस्लिम लीग छोड़कर पंत के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे। उसके बाद साल 1967 में हरियाणा के पलवल जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से चुने गए गयालाल ने तो भारतीय राजनीति के इतिहास में गजब का कीर्तिमान स्थापित किया। दल बदल के इतिहास में इन्हीं के कारण आया राम गया राम का मुहावरा जुड़ा। गयालाल ने एक दिन में इतनी पार्टी बदली जितने की लोग एक दिन में कपड़े भी नहीं बदल पाते हैं। गयालाल पहले कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी में शामिल हुए, मगर थोड़ी देर में उन्होंने चौंकाने वाला ऐलान किया कि वो कांग्रेसी हैं। लेकिन शायद कांग्रेस उनके मूड को जमी नहीं और करीब 9 घंटे बाद गयालाल का फिर से हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने एक बार फिर ऐलान कर दिया कि वो जनता पार्टी में हैं। खैर, गयालाल के हृदय परिवर्तन का सिलसिला जारी रहा और वो वापस कांग्रेस में आ गए। लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाला गयालाल का यह किस्सा लगभग 15 दिनों तक कांग्रेस के गले की फांस बना रहा और अंत में तत्कालीन कांग्रेसी नेता राव वीरेंद्र सिंह गयालाल को पलवल से लेकर सीधे चंडीगढ़ पहुंचे। वहां राव वीरेंद्र ने भरी पत्रकार सभा में सबके सामने कहा कि गया राम अब आया राम हो गए हैं। भारतीय राजनीति में राव वीरेंद्र की कही बात पाला बदलने वाले दल बदलुओं के लिए आया राम गया राम मुहावरे में तब्दील हो गई। इसके बाद साल आता है 1980। हरियाणा में जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे भजन लाल। इमरजेंसी के बाद सत्ता में लौटी इंदिरा गांधी ने इस कदर उन्हें भयभीत कर दिया, मैं कैबिनेट समेत कांग्रेस में शामिल हो गए। वैसे दल बदल कानून लाने के पीछे हरियाणा के 3 लाल यानी देवी लाल, भजन लाल और बंसी लाल का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि इन तीनों नेताओं ने जमकर पार्टियों में तोड़फोड़ को बढ़ावा दिया। साल 1984 के अक्टूबर महीने में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले राजीव गांधी ने इस बात को महसूस किया कि दल बदल के कारण लोकतंत्र एक मजाक बन गया है। इसलिए राजीव गांधी ने इस बात को सबसे पहले उठाया कि दल बदल कानून जैसी गंभीर समस्या के लिए सख्त नियम होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि फर्ज करिए अगर कोई नेता किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता है और उस पार्टी के समर्थक उसे वोट देकर विधानसभा या संसद में पहुंचा देते हैं और उसके बाद वो सदन में जाकर पलटी खा जाए और किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए, तो इसका सीधा मतलब हुआ उसने जनता के साथ गद्दारी की। जिसने उसे वोट देकर जिताया उसके साथ उसने धोखा किया, साथ ही उस पार्टी के साथ भी उसने धोखा किया जिसके टिकट पर चुनाव लड़कर उसने जीत दर्ज की थी।
तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1984 की जनवरी के शीतकालीन सत्र के दौरान भारत के संविधान में 52वां संशोधन प्रस्तावित किया और यह संशोधन दल बदल विरोधक कानून के लिए था। 1 मार्च 1985 को लागू हुए दल बदल विरोधी कानून में बताया गया कि आखिर वो कौन कौन सी परिस्थितियां होंगी जिसमें यह कानून लागू होगा और उसे दल बदल निरोधक कानून के अंतर्गत माना जाएगा। प्रावधान के पहले भाग में कहा गया कि अगर कोई नेता किसी भी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ता है और जीत दर्ज करने के बाद स्वेच्छा से त्याग पत्र दे देता है तो उसे दल बदल कानून के अंतर्गत माना जाएगा और उसकी सदन की सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी। वहीं दूसरा भाग विप से संबंधित है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने सदस्यों को सदन में पार्टी की जरूरी कार्य के लिए विप जारी करती हैं। विप का मतलब होता है कि पार्टी अपने सदस्यों के लिए सदन में जारी किए गए जरूरी दिशा निर्देशों को पालन करवाने के लिए नियमावली लागू करती है। विप का उल्लंघन करने वाले सदस्य की सदस्यता खत्म हो सकती है, लेकिन पार्टी सदस्य कभी कभी विप के खिलाफ जाकर विरोधी पार्टी को वोट कर देते हैं या खुद को वोटिंग से अलग रखते हैं। यदि पार्टी क्रॉस वोटिंग के लिए सदस्य को 15 दिन के भीतर माफ न करे तो उसकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है। तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण भाग में कहा गया है कि अगर किसी पार्टी के 1/3 सदस्य एक साथ उस पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं तो ऐसे केस में उन सदस्यों पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। वहीं चौथे और अंतिम प्रावधान के तहत अगर 2/3 सदस्य पार्टी से इस्तीफा देकर किसी दूसरे पार्टी में मिल जाते हैं तो इसे 2 पार्टियों का विलय माना जाएगा और उन पर भी दल बदल कानून के तहत कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इसके बाद भी दल बदल कानून धड़ल्ले से चलता रहा तो साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दल बदल कानून को और मजबूत बनाने के लिए संविधान में 91 अमेंडमेंट किया। इसमें 1985 के उस मूल प्रावधान को खत्म कर दिया गया जिसमें नियम था कि अगर 1/3 सदस्य पार्टी छोड़ते हैं तो उसे पार्टी के अंदर बंटवारा नहीं माना जाएगा। 91 अमेंडमेंट के तहत 1/3 सदस्य की जगह सदस्यों की संख्या 2/3 कर दी गई। इसके साथ ही 91 अमेंडमेंट यह भी कहता है कि दल बदल मामले में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद के स्पीकर को ही अंतिम फैसला लेने का अधिकार होगा। अगर स्पीकर ने दल बदल के आरोप में किसी सदस्य को निष्कासित कर दिया तो उसका फैसला अंतिम मान्य होगा और इसमें न्यायपालिका भी दखल नहीं दे सकती। लेकिन इस मामले में भी एक पेच फंस गया। दरअसल स्पीकर भी तो सदन का अध्यक्ष होने के साथ साथ किसी पार्टी का सदस्य होता है। ऐसे में कई बार इस बात की आशंका जताई गई कि स्पीकर का निर्णय भी पक्षपातपूर्ण हो सकता है और कई मामलों में ऐसा हुआ भी। स्पीकर अपनी पसंदीदा पार्टी की सरकार बनवाने के लिए गलत फैसले देने लगे। जहां दल बदल निरोधक कानून लागू नहीं होता था वहां भी इसका इस्तेमाल किया गया और इसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंच गया। साल 1991 में दल बदल विरोधी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। देश की सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, गुजरात और मध्य प्रदेश के अयोग्य ठहराए गए विधायकों की याचिका के सिलसिले में दिया था। कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा कि 1985 के प्रावधान में यह कहा गया है कि स्पीकर या चेयरपर्सन का दल बदल को लेकर फैसला आखिरी होगा और साथ में यह भी जोड़ा गया है कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन नहीं होगा। इसे हम नहीं मानते हैं। कोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर हस्तक्षेप की मनाही को असंवैधानिक करार देते हुए कहा, चूँकि साल 1985 में दल बदल निरोधक कानून बनाते समय अदालती हस्तक्षेप को खत्म करने के लिए केंद्र ने राज्यों से सहमति नहीं ली थी, इसलिए यह विषय राज्य पुनर्निरीक्षण के अंतर्गत आते हैं और हम इसमें दखल दे सकते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दल बदल कानून में अगर कोई उलझन होती है या स्पीकर का निर्णय विवादित माना जाता है तब भी कोर्ट उस मामले में सुनवाई कर सकती है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए लोकमत के साथ।